नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी में आज जिन खबरों की बात होगी, जो फाइल्स आपके लिए खुलेंगी, सोनम रघुवंशी वाली वारदात तो आपको याद होगी। हनीमून पर गई वो न्यूली मैरिड महिला अपने पति के ही मर्डर में गिरफ्तार की गई थी और उसी क्रूरता की एक कार्बन कॉपी अब पुणे में सामने आई है, जहां एक लड़की अपने ही मंगेतर के मर्डर की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर उस लड़की को रिश्ते के लिए नो कहना, इनकार करना, मना करना मर्डर से ज्यादा मुश्किल क्यों लगा? कचहरी में आज इस केस की हम फाइल खोलेंगे। शहरी जीवन में बढ़ रहा असुरक्षा वाला भाव कैसे हमारे जीवन को और मुसीबत में डाल रहा है, आज इसकी भी फाइल खुलेगी। आपको दिखाएंगे कि घरों में ताले के झंझट से मुक्ति के लिए स्मार्ट लॉक लगाने का ट्रेंड जो बढ़ रहा है, वो कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है और कुछ लोगों की जिंदगी खप जाती है दौलत कमाने में। लेकिन दुनिया के पहले खरबपति इलॉन मस्क को सिर्फ 24 घंटे लगे उतनी ही दौलत को गंवाने में। तो आखिर मस्क के साथ ऐसा क्या खेला हो गया? कचहरी में इसकी फाइल भी खुलेगी रात 10:30 बजे। लेकिन कचहरी में सबसे पहले वो मुकदमा जिसकी फाइल के एक एक पन्ने में हर माता पिता और हर परिवार के लिए चेतावनी की इबारत दर्ज है। 18 जून 2026 को मेरा 26 साल का लड़का देहांत हो गया। तो 26 साल का मंगेतर, 20 साल की लड़की, लड़की का एक बॉयफ्रेंड। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार जिद पर अड़ा था। दो परिवारों में सालों साल की दोस्ती थी और इसीलिए शायद लड़की सगाई के लिए राजी भी हो गई, लेकिन बॉयफ्रेंड से मिलना नहीं छोड़ा। और फिर दोनों ने मिलकर मंगेतर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर रास्ते से हटा भी दिया। आपको लग रहा होगा कि शायद ये बॉलीवुड की फिल्म की कोई स्क्रिप्ट हो। बाजीगर फिल्म आपने देखी होगी, हमराज फिल्म आपने देखी होगी, जो लगभग इसी कहानी पर बनी फिल्में हैं, या फिर किसी टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट भी हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए, यह असल में हुआ है। प्यार, इश्क और धोखे की कहानी में एक बार फिर एक बेगुनाह मारा गया है। इतिहास गवाह है, किले हमेशा से साजिशों, जंगों और धोखे के मूक गवाह रहे हैं। लेकिन पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला 18 जून 2026 को एक ऐसी खौफनाक साजिश का गवाह बना, जिसने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई एक खूबसूरत लव स्टोरी की तरह, लेकिन जिसका अंत एक सोची समझी हत्या के तौर पर हुआ। जरा इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये 26 साल के केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल की है। एक खुश कपल जो साथ में दिखाई दे रहा है, चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने हैं और एक दूसरे का साथ है। मोहब्बत इस तस्वीर में झलक रही है। फरवरी 2026 में जब इनकी सगाई हुई तो लगा कि दुनिया की सारी खुशियां इनके कदमों में हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? केतन के परिवार का कहना है कि दोनों अक्सर मिलते थे, डिनर पर जाते थे, सब कुछ किसी भी नॉर्मल कपल के बीच जो हो सकता है वैसा लग रहा था। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर तो शायद ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इस मुस्कान के पीछे, इस कथित प्यार के पीछे हत्या की एक गहरी काली साजिश पनप रही थी। और अब ये तस्वीर आप देखिए, ये वो जगह है जहां 18 जून को एक सुनहरे भविष्य का, सपनों का और केतन की जिंदगी का दी एंड हो गया। लोहागढ़ किला, 350 फीट गहरी खाई और कुछ इसी तरह से केतन के शव को ले जाया गया। शुरुआत में खबर आई कि यह हादसा था, केतन ऊंचाई से नीचे गिर गया। सिया ने ही शोर मचाया, सिक्योरिटी को बुलाया, केतन के परिवार को रोते हुए फोन किया कि केतन फिसल गया, ऊंचाई से गिर गया, वो सेल्फी ले रहा था। लेकिन ये वो कहानी है जो सिया ने सबको सुनाई। हमें जब पता चला तो हमें ये लगा कि वो पैर फिसल के, जैसे हमें सिया गोयल ने बताया था उस हिसाब से पता चला। लेकिन उसके बाद के बिहेवियर से और कुछ सर्कमस्टेंसेस से ये पता शक आने लग गया था कि ये कुछ सीधी सीधी बात है नहीं। माननीय श्री
संदीप जी सिंह जी गिल साहब ने, सुपरिटेंडेंट पुलिस ग्रामीण ने, उन्होंने हमें बहुत मदद की। पूरे उन्होंने ताकत लगा के बहुत जल्दी इसका पूरा केस का तपास निकाल के और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है कि उन्होंने केतन को मार के नीचे फेंका है। तो आज जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसके बारे में, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सिया मना भी तो कर सकती थी, रिश्ता पसंद नहीं था, इनकार कर देते, ना करके आगे बढ़ जाते, लेकिन आखिर ऐसा क्या दबाव था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप ना नहीं कह पाए? क्या परिवार, क्या समाज एक इनकार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी रिश्ते में? आपने पिता का शक सुना, वो पहली दरार थी सिया की बुनी हुई कहानी में। केतन की मौत के बाद उसकी बेरुखी, उसका सामान्य व्यवहार, ये बात भी पुलिस को इस केस में खटकी। हालांकि इस बीच सिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें केतन की मौत पर वो दुख भी जता रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ी तो जो ये एक्सीडेंट वाली थ्योरी 18 जून की गढ़ी गई ना, ये थ्योरी थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई दिखाई दी। और पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो परत दर परत वो खौफनाक सच सामने आया जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था, ये हत्या थी। पुलिस की तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रेसिंग ने वो सच उगलवाया जो सिया छुपा रही थी। खुलासा हुआ कि सिया गोयल सगाई के बावजूद इस शादी से खुश नहीं थी, उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। वो शख्स कौन था? चेतन चौधरी, सिया का बॉयफ्रेंड। सिया और चेतन के बीच प्रेम प्रसंग पुराना था। केतन के परिवार का आरोप है कि सिया के परिवार को भी इस अफेयर की भनक थी, लेकिन उन्होंने ये बात उनसे छिपाई। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। 19 जून सिया का जन्मदिन, एक ऐसा दिन जिसे खुशियों के साथ मनाया जाना चाहिए था, लेकिन सिया ने इसे केतन की मौत के दिन के रूप में चुना। उसने जिद की, बार बार केतन को फोन किया कि उसे अपना प्री बर्थडे लोहगढ़ किले पर मनाना है। केतन अपनी होने वाली पत्नी की इस जिद को प्यार समझकर उसके साथ चल पड़ा, लेकिन लोहगढ़ किले पर सिर्फ केतन और सिया नहीं थे, वहां पर सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक ये साजिश बेहद सोची समझी थी, एक प्रॉपर प्लानिंग थी। केतन को खाई के किनारे ले जाया गया, बहाना शायद एक परफेक्ट पिक्चर मोमेंट का था, एक परफेक्ट फोटो का था। और तभी पीछे से चेतन चौधरी आया और दोनों ने मिलकर केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। और ये साजिश और भी दर्दनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये प्यार, ये रिश्ता, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं था, ये शाही शादी प्लान थी। उदयपुर के एक आलीशान महल को बुक किया गया था 17 करोड़ रुपए की लागत से। मेहमानों को लाने के लिए 2 स्पेशल प्राइवेट प्लेन्स का अरेंजमेंट किया गया था। दोनों फैमिलीज खुश थी, तैयारियां जोरों पर थीं। केतन का परिवार अपने बेटे की शादी को एक यादगार लम्हा बनाना चाहता था, लेकिन सिया ने परिवार के सपनों को, उस शाही शादी की उम्मीदों को एक पल में इस गहरी खाई में फेंक दिया। पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर
ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो पुलिस का बयान आपने यहाँ सुना, लेकिन काफी हद तक संभव है कि आपको शायद इंदौर का वो कुख्यात सोनम रघुवंशी राजा हत्याकांड याद आ ही गया हो, जहां सोनम ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर राजा को शिलोंग घुमाने के बहाने ले जाकर पहाड़ी से धक्का दे दिया। इधर पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। सिया ने कथित तौर पर केतन का पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उनकी प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया का ट्रिप कैंसिल हो जाए। वो मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। मगर सवाल है कि आखिर क्यों आज पैशनेट क्राइम उन घरों में दस्तक दे रहा है जहां पर खुशियों के आड़े दौलत नहीं आती, जहां शादी में पैसा खर्च करना, करोड़ों रुपए की शादी करना स्टेटस सिंबल माना जाता है। क्यों रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि सिया को अगर ये शादी मंजूर नहीं थी, अगर केतन के साथ उसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था, तो क्यों वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाई? क्यों नहीं अपने परिवार से कह दिया कि ये रिश्ता नहीं चाहिए? क्यों नहीं केतन को सच बता दिया? अगर सिया मना कर देती तो शायद कुछ दिनों के लिए दोनों परिवार दुखी होते, आर्ग्यूमेंट होते, लड़ाइयां होती, नाराजगी होती, गुस्सा होता, समाज में बातें होती, लेकिन कम से कम केतन की जान तो बच जाती, वो आज अपने परिवार के साथ होता। लेकिन क्या दिखाता है ये सब? एक ऐसी नफरत, एक ऐसी साजिश, एक अनएक्सेप्टेबिलिटी जो पल पल पनप रही है हमारे समाज में। केतन के पिता का भी ये आरोप है कि इससे पहले भी सिया के परिवार ने केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये सारे आरोप इस पूरे मामले को और भी उलझा हुआ और सनसनीखेज बना देते हैं। धक्का मारला पिछली बार धक्का लगा तो वो गिर गया, झाड़ी पकड़ ली इसलिए बच गया। तब वो चिल्लाई कि सांप आया, सांप आया, और फिर केतन से लिपट गई की आपण धक्का मारला आणि वाचलोय, तर त्यांनी लगेच हल्ला केला की साप आला, साप आला, साप आला। केतन की हत्या के आरोपी सिया और चेतन पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे। सिया गोयल की अपनी बेकरी थी, जबकि चेतन चौधरी का मार्केट यार्ड में ड्राई फ्रूट्स का व्यापार था। इन दोनों की पहली मुलाकात उनके इसी बिजनेस की वजह से हुई और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि केतन को हटाने की साजिश तक रच डाली। आज सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस घटना ने हमारे समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल माता पिता के लिए, क्या हम अपने बच्चों पर शादी के लिए इतना दबाव डाल देते हैं कि वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते, या अगर वो कह भी रहे हैं तो क्या फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, ये डर हमारे बच्चों की जान से ज्यादा कीमती है क्या? अगर सिया को कोई और पसंद था तो सिया ने दबाव में आकर सगाई कर भी ली, अगर तो भी क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? 19 तारीख को हमने रोका किया था इन दोनों बच्चों का। बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी, यहाँ तक कि होने वाली सिया जो बहू के रूप में हमें दिखी थी, उसको परचेसिंग को भी सब तरफ गई, बेटे के साथ भी सब तरफ घूमती थी, होटल्स खाना खाने को जाते थे, घूमते थे, काफ़ी खुश नज़र आते थे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। फिर बीच बीच के अंदर जैसे मार्च आया, अप्रैल आया, तो ऐसा दिखा कि बेटा बोलने लग गया है कि बहुत किटकिट करती है, ठीक नहीं चल रहा है, और कुछ पीने का, ड्रिंक वगैरह का भी कुछ है। तो हमने कहा कि हम एक बार बात करते हैं। हमने इंक्वायरी भी करी, तो हमने समझाया कि बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि बाबा इसका कुछ ज़्यादा है। बेटा इतना खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन बेटे ने भी कहा कि ठीक है, अभी सब सेटल है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब एक सवाल आज की युवा पीढ़ी के लिए भी, प्यार, रिश्ता, विश्वास, क्या इन शब्दों के कोई मायने रह गए हैं? अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो ईमानदारी से उस रिश्ते को स्वीकार कीजिए। विश्वासघात, और वो भी इतना खौफनाक कि किसी के लिए जान लेना आपके लिए आसान है बजाय कि एक ना कहने के, ये किसी भी हाल में जायज नहीं कहलाया जा सकता। हम आपसे आज यही कहेंगे कि आप अपनों से बात कीजिए, रिश्तों में ईमानदारी रखिए, ताकि फिर कभी किसी केतन को प्यार के नाम पर किसी खाई में ना धकेला जाए। क्योंकि रिश्तों में साजिश, स्मार्टनेस जैसे शब्द नहीं, भरोसा चलता है।
और अब अपनी अगली खबर की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो क्यों हम स्मार्ट वर्ड का जिक्र कर रहे हैं। स्मार्ट होना या कहलाना किसे अच्छा नहीं लगता। स्मार्ट के चक्कर में अब तो लोगों में अपने घरों या अपनी शॉप या अपने ऑफिस में स्मार्ट लॉक या डिजिटल लॉक या बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम लगाने का चलन भी बढ़ गया है। हालांकि इसके पीछे सिर्फ ताला लगाने या खोलने के झंझट से मुक्ति पाने का मकसद नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सुविधा और सुरक्षा का भाव भी होता है। डिजिटल लॉक लगाने के बाद आपको चाबी खोने, भूलने या डुप्लीकेट बन जाने का डर नहीं रहता। आपका दरवाजा फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, मोबाइल ऐप या कार्ड से खुल जाता है। लेकिन हाल में देश की राजधानी दिल्ली या फिर यूपी की राजधानी लखनऊ में आग लगने की घटनाएं जिस तरह से सामने आई हैं, इन बड़ी घटनाओं में एक खास तरह का पैटर्न देखा गया, और वो ये कि यही ऑटो लॉक दरवाजे सबसे बड़े संकट के समय आपको धोखा दे जाते हैं, जैसा कि लखनऊ में हुआ। तो कचहरी में आज इसी स्मार्ट लॉक ट्रेंड की फाइल अब हम आपके लिए खोलने जा रहे हैं। आग, लपटें, धुआं, चीख पुकार, उसका कॉल आया था पापा बचा लो, मेरा बेटा भी होता। और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत। लखनऊ में सोमवार को एक 3D एनिमेशन कंपनी के ऑफिस में हुए अग्निकांड में यह सवाल बड़ा परेशान कर रहा है कि जब बिल्डिंग में आग लगनी शुरू हुई तो अंदर फंसे बच्चे एंट्री गेट से तुरंत बाहर क्यों नहीं निकल सके। वो जिस दरवाजे से अंदर गए थे उसी रास्ते वो फौरन बाहर क्यों नहीं आ पाए। क्या लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए सुरक्षा इंतजाम ही उन्हें अंदर फंसाने की वजह बन गए। जब एनडीटीवी का कैमरा इस इमारत के अंदर पहुंचा तो तीसरी मंजिल में उस लॉक्ड दरवाजे का पता चला। ये वो दरवाजा है जो दरवाजा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहां पर डेड बॉडीज मिली थी। अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम। देखिए अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है। अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था। इसी के बाद में यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। ये जो कोना है इसी कोने से तार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, लखनऊ की जिस बिल्डिंग के तीसरे माले पर लोग आग लगने के बाद अंदर फंस गए थे, कहा जा रहा है कि उसके गेट पर स्मार्ट लॉक लगा हुआ था। जब आग लगी, लपटें उठी, पूरी इमारत धुआं हो गई। तो आग में घिरे लोग बदहवास इधर उधर भागने लगे। बदहवासी इस कदर थी कि वो दरवाजे पर लगा स्मार्ट लॉक खोल भी नहीं पाए। बताया जा रहा है कि डिजिटल लॉक ऑफिस के एंट्री गेट पर लगा हुआ था। वो डिजिटल लॉक अंगूठे के निशान से ही खुलता था। उससे ये भी दर्ज हो जाता है कि एंट्री करने वाला कब आया और कब गया। लेकिन जब आग लगी और तेजी से पूरे परिसर में फैल गई तो कहा जा रहा है कि एंट्री गेट अपने आप लॉक हो गया। एंट्री करने वालों की उंगली पहचानने वाला वो स्मार्ट लॉक वाला दरवाजा अंदर फंसे लोगों की चीखें नहीं पहचान पाया। जब डिजिटल लॉक वाला एंट्री गेट नहीं खुला तो कई बच्चे जान जोखिम में डालकर बड़ी जद्दोजहद करते हुए खिड़की से बाहर आए और बिजली का तार पकड़कर नीचे उतरे। लेकिन सभी ऐसे खुशकिस्मत नहीं थे। असल में आग लगने के बाद इमारत में धुआं भर गया। सीढ़ियों पर भी धुएं की वजह से जाना आना मुश्किल था। दमकल कर्मी पहुंचे और अंदर से चीख पुकार मची थी, बचाओ बचाओ।
लेकिन इस बीच दमकल कर्मी आग से जूझ रहे थे और उन्हें अंदर जाने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। इस बीच जब दूसरा रास्ता तलाशने की शुरुआत हुई तो पता चला कि वहां बायोमेट्रिक सिस्टम से गेट लॉक होता है और इस वजह से वहां पे जा कर के प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव दल को बिल्डिंग की दीवारें तोड़नी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 लोगों की जान लेने वाले इस अग्निकांड की जांच के लिए यूपी सरकार ने जो एसआईटी बनाई है, उसकी जांच के केंद्र में ये भी होगा कि क्या ऑटो लॉक की वजह से अंदर फंसे लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि दरवाजों पर डिजिटल लॉक लगाने का जो चलन बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है। ये ऑटो लॉक कैसे काम करता है, पहले इसे समझते हैं। एक फिंगरप्रिंट लॉक भी होता है, उस फिंगरप्रिंट लॉक के बारे में हमें समझा पाएंगे आप कि केवल 1 या 2 व्यक्ति फिंगरप्रिंट लगाएगा तभी वो लॉक खुल पाएगा। ये फिंगरप्रिंट लॉक है, इसमें आपके 100 लोगों की फिंगरप्रिंट फिक्स होती है और घर का 100 लोग, कोई भी आदमी जिसका रजिस्टर्ड कर दिया वो आके खोल सकता है। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये फिंगरप्रिंट स्कैन में यहाँ पर देख सकती हूँ, यहाँ पर आपको स्कैन करके आपका फिंगर लगाना है, आपकी उंगली लगानी है और ये लॉक खुल जाएगा। अब ये और स्मार्ट हो गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कैप नहीं है, कैप के पहले सिर्फ फिंगर टच करना है, फिंगर टच करते ही आपका ये खुल जाएगा। तो ये वो डिजिटल लॉक है जो कि फिंगरप्रिंट से खुलता है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लखनऊ हादसे में उस बिल्डिंग के एंट्री गेट पर यही लॉक लगा हुआ था और ये पैटर्न हाल में हुई आग की बड़ी घटनाओं में लगभग हर जगह देखने को मिला है। मई 2026, जगह विवेक विहार, दिल्ली। एक बिल्डिंग में एसी फटने से हुए अग्निकांड में भी लोग अंदर फंसकर रह गए क्योंकि दूसरी मंजिल पर हुए शॉर्ट सर्किट के कारण दरवाजे पर लगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट लॉक खराब हो गए और जाम हो गए। इससे अंदर मौजूद लोग अपने कमरों में ही फंस गए। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। जून 2026, जगह मालवीय नगर, दिल्ली। यहाँ एक होटल में जो भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें भी बताया जा रहा है कि बिजली सप्लाई बंद होने के बाद बिल्डिंग के इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉकिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कई लोग अंदर फंसे रह गए। उस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जानकार बता रहे हैं कि होटलों में लगने वाला कमर्शियल लॉक इसलिए भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बिजली सप्लाई ठप होने पर जान बचाने का रास्ता बंद हो जाता है। ये होटल लॉक्स होते हैं। ये कार्ड का मैं देख सकती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कार्ड जो आपको रिसेप्शन एरिया से मिलेगा। इसका पूरा सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर किया जाएगा। इसके अलावा कितने रूम के लिए हैं उतने रूम का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, बाहर से बन के आएगा। मान लो 25 रूम का होटल है, 20 रूम का, 25 रूम का है, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं ये इसलिए घट रही हैं क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर से वायरिंग से अटैच है। मे बी आपका उसका अडॉप्टर लगा हुआ, अडॉप्टर जल गया या वायर का आपका जल गया, तो ये जितने सिस्टम होता है वो नहीं खुल रहा। हालांकि दरवाजे पर लगने वाले कई लॉक ऐसे भी होते हैं जिनमें बिजली होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बैटरी से चलते हैं, लेकिन जब आग लगती है, कमरे का तापमान 2 गुना से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे लॉक कितना काम के रह पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको एक डेमो लॉक कर देता हूँ। इसमें सिस्टम क्या है कि आप पूरा देखना चाहेंगे कि ये सिंपल आपका जो लॉक है, इस लॉक को आप ऐसे खोलते हैं और इस लॉक को आप यहाँ पे सेल लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। जनरली लॉक में होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से आती है, फिर वो वायर डैमेज हो गया, आप खोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप सेल लगाते हैं जिससे आप किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं हो, तब भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। हाँ, तो जैसे आपने देखा कि मैंने सेल यूज किया, अब लॉक चलने लगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने डोर पे आता हूँ, अगर फिंगर रखता हूँ लॉक खुल जाता है, कोड डालता हूँ लॉक खुल जाता है, कार्ड से लॉक खुल जाता है या की से खुल जाता है। बट अंदर से इसमें पैनिक सिस्टम डला हुआ है, 1 टच ओपनिंग सिस्टम है। ये बहुत एडवांस फंक्शन होता है कि जैसे मेरे घर में कोई फायर का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे उस कंडीशन में डोर के लिए की के लिए नहीं भागना है, सिंपल आप खुल जाएगा। आप हम आएंगे बस ऐसे प्रेस करेंगे, खुल गया, निकल गए। तो मार्केट में हर तरह के स्मार्ट लॉक उपलब्ध है। खासकर शहरों में ज्यों-ज्यों असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, ऐसे डिजिटल लॉक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के चक्कर में लोगों ने खुद को अंदर लॉक कर लिया है और बड़ा संकट पैदा हो रहा है। बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है और सभी लोग जो है इससे बहुत चिंतित हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी बिल्डिंग्स हैं या जितने भी स्पेशली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें लोगों ने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया है।
चाहे वो ग्रिल्स हों, चाहे वो शटर्स हों, चाहे वो टेरेसेस जो है कवर करने की बात हो, या जैसा आपने बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं। इसीलिए मैं लॉक लगा रहा हूँ ताकि उसको कोई दूसरा आदमी खोल ना सके। और जब हादसा होता है तो यही एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि उसका कोड शायद उन्हीं को मालूम है या उनके घर के जो लोग हैं उन्हीं को मालूम है। बाहर से अगर कोई आदमी हेल्प करना चाहे तो वो उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुरक्षा के लिए लगाया गया ताला अगर इमरजेंसी के समय बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दे तो वो सुरक्षा नहीं खतरा बन जाता है। लखनऊ की इस त्रासदी की जांच अभी जारी है। एसआईटी की जांच तय करेगी कि इस हादसे में डिजिटल लॉक की क्या भूमिका थी। लेकिन इस त्रासदी ने एक बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत है, क्योंकि आग लगने पर सबसे कीमती चीज डेटा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि इंसानी जान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किसी भी प्रशासन की स्मार्टनेस इसमें देखी जाती है कि वो संकट के समय रिएक्ट कैसे करता है, वो समाधान का कितनी जल्दी और क्या बेहतर रास्ता निकालता है। लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निहंग संकट का हल निकालने में पूरे प्रशासन का दम फूल गया। 3 दिन तक हथियारों से लैस कुछ लोग सिस्टम को बंधक बनाए रहे। पूरे सरकारी अमले के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या होगा। फिर जो रास्ता निकाला गया उसने सबको चौंका दिया। उन सबको छोड़ना पड़ा जो कि प्रशासन को और सिस्टम को 3 दिन तक चैलेंज कर रहे थे। टकराव के 3 दिन। बहत्तर घंटे से भी ज्यादा का समय गुरुद्वारे की तीसरी और चौथी मंजिल पर भालों और तलवारों से लैस 7 निहंग सिख। उनकी घेराबंदी के लिए तैनात बड़ी तादाद में पुलिस और आईटीबीपी के जवान। यहां तक कि निगरानी के लिए ड्रोन भी लगाए गए। प्रशासन के अधिकारी लगातार बातचीत करते रहे, फिर भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू कस्बे में स्थित गुरुद्वारा में निहंग सिखों वाले संकट का हल चौथे दिन निकल पाया। वो भी तब जब निहंग सिखों से बातचीत के लिए पंजाब से एक डेलीगेशन को बुलाया गया। आज एक पंजाब से डेलीगेशन आया जिन्होंने जो 2 हमारे पक्ष थे, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और निहंग सिख्यार्थी, उनके बीच मध्यस्थता कराते हुए पूरा विवाद सुलझाया है। अभी सभी निहंग सिख्यार्थी नीचे आ चुके थे और हमारे द्वारा पूरी जानकारी इसमें ली जा रही है, क्या विवाद था, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है और निष्पक्ष जांच की जाएगी। तो जो मामला पुलिस से नहीं संभला, जो मामला प्रशासन से नहीं संभला, उस मामले में समाधान का रास्ता निकालने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए। पंजाब से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नगरासू गुरुद्वारा की छत पर डटे निहंग सिखों और डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई। तय हुआ कि गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिखों को जाने दिया जाएगा। उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मिलकर हमको समझाया और नीचे आ गए सुख शांति से। कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बड़ी शांति से नीचे आ गए हैं और उनको सम्मान करके सिरों पर डाल के उनको भेज दिया गया। उन गाड़ियों करके गाड़ियों में भेज दिया गया उनको। प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो हमें मंजूर है, वो चल भी रही है। जो कानून अपने हाथ में लिया कोई भी ले वो गलत है, चाहे कोई निहंग सिंह है, चाहे कोई दूर से आ रहा है, कोई भी है, लोकल वालों से और मेरी जो पंजाब से संगत आ रही, दिल्ली से, हरियाणा से, कोई भी आ रहा, भाई कानून अपने हाथ में ना ले। ठीक है जी, कानून है सबके लिए। तो डेलीगेशन के साथ बातचीत के बाद निहंग सिख गुरुद्वारे की छत से नीचे आए और उन्हें जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया। बताया जा रहा है कि ये निहंग सिख 16 जून को उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुई घटना में गिरफ्तार 4 निहंग सिखों को रिहा करने की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग के नगरासू के गुरुद्वारे में डट गए थे। उन्होंने तीसरी और चौथी मंजिल पर डेरा डालकर वहां अंदर से लॉक कर लिया था।
16 जून को कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे 4 निहंग सिखों की लोकल लोगों के साथ किसी बात पर जिरह हो गई थी। वो जिरह इतनी बढ़ी कि नौबत हाथापाई और मारपीट तक आ गई और उन निहंग सिख युवकों ने तलवारें चला दी। उसी के बाद पुलिस ने 4 निहंग सिख युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इसी घटना को लेकर 7 निहंग सिख शनिवार शाम करीब 4 बजे गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए थे। वो इस कदर उग्र थे कि उन्होंने पुलिस के जवानों पर गुरुद्वारे की छत से पथराव भी किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने टकराव टालने के लिए पूरा जोर लगाए रखा। हालांकि पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। पुलिस हेलमेट पहने हुई थी, आंसू गैस के गोले लेकर आई थी, हाथ में डंडे लेकर आई थी, लेकिन उससे पहले ही मामला बातचीत से सुलझ गया। अब पुलिस और प्रशासन ने तय किया है कि कर्णप्रयाग के बवाल का मुकदमा कर्णप्रयाग के बजाय हरिद्वार ट्रांसफर किया जाएगा। घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं। बहरहाल 3 दिनों से भी ज्यादा समय से जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन यहां तक पहुंचने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पसीने छूट गए। मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहना पड़ा कि धार्मिक स्थल की गरिमा बनी रहनी चाहिए। हमारे सभी धार्मिक स्थान ये हमारी बहुत आस्था श्रद्धा के स्थान हैं। यहाँ पर सबको आश्रय मिलता है, सबको जो है मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार का हम कोई भी कृत्य न करें जिससे कि हमारी खुद की ही जो है कहीं गरिमा कम हो, कहीं उस धर्म को हानि पहुंचे। तो धर्म की हानि को पहुंचाने से हमें बचना चाहिए और सब लोगों को कोई बात है तो बात करनी चाहिए। बात करके सारी चीजों का समाधान निकलेगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और अंत भला तो सब भला। रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे में 72 घंटे से भी ज्यादा समय तक बना रहा निहंग संकट खत्म होने से न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि राज्य सरकार ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इस विवाद ने ऐसे समय में सिर उठाया जबकि उत्तराखंड में न सिर्फ 4 धाम यात्रा बल्कि हेमकुंड साहिब की यात्रा भी अपने शबाब पर है। राहत की सांस इस वक्त दुनिया भी ले रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच डील अमल में आ रही है। बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इस युद्ध से सबसे ज्यादा तकलीफ खाड़ी मुल्कों को हुई, क्योंकि युद्ध में उनका काफी नुकसान हुआ। और अब रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि अरब के रेगिस्तान में अमेरिकी हथियारों की बादशाहत का सूरज डूबने वाला है। खाड़ी देशों से आ रही रक्षा गलियारों की खबरों ने सुपर पावर वॉशिंगटन के माथे पर बल ला दिए हैं। खबर बहुत बड़ी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को अपनी ढाल बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन बात सिर्फ एक सौदे की नहीं, बात उस बड़े एहसास की है जो खाड़ी मुल्कों को हो चुका है। दशकों तक अरबपतियों के इन देशों ने अमेरिका के महंगे हथियार खरीदे, लेकिन हालिया जंग और आसमान से बरसते ड्रोन हमलों ने यह साबित कर दिया कि पश्चिम के ये पारंपरिक हथियार नए दौर के खतरों के आगे बेअसर हो चुके हैं। यही वजह है कि आज इन खाड़ी मुल्कों को भारत की उस अचूक मारक क्षमता की जरूरत महसूस हो रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स को फेल किया है। हथियारों के इस नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत कैसे गेम चेंजर बन रहा है, कचहरी में अगली पेशी। जिस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अभेद्य माने जाने वाले नूर खान एयरबेस के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने रावलपिंडी में बैठे जनरलों के एयर डिफेंस नेटवर्क को अंधा कर दिया। अब वो अचूक मारक क्षमता दुबई और अबू धाबी को चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत और यूएई के बीच दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर बेहद एडवांस लेवल पर बात चल रही है। लेकिन सवाल सिर्फ एक मिसाइल की खरीद का नहीं है, सवाल बड़ा है। आखिर अमेरिका के पैट्रियट और थार जैसे सिस्टम रखने वाले खाड़ी देशों को
अब भारतीय हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी? और बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रदर्शन के बीच मिडिल ईस्ट में भारत का ये डिफेंस राइज क्या मायने रखता है? दरअसल इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव में खाड़ी के अरब देशों की रातों की नींद उड़ाती है। सुरक्षा के बदलते पैमानों के बीच ये देश दुनिया के कुल हथियार आयात का लगभग 20% हिस्सा अकेले खरीद रही हैं। इसमें सऊदी अरब की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 6.8% है, कतर 6.4, कुवैत 2.8 और यूएई 2.7 पर है। लेकिन इस पूरे युद्ध का सबसे खतरनाक खामियाजा यूएई ने भुगता है। इस साल फरवरी से लेकर जून 2026 की शुरुआत तक खाड़ी देशों पर रिकॉर्ड 7028 हमले हुए, जिनमें 1716 मिसाइलें और 5311 ड्रोन दागे गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7000 से ज्यादा हमलों में से अकेले यूएई पर सबसे ज्यादा 2886 हमले दर्ज किए गए। मुझे लगता है कि हॉर्मुज में व्यापार का मुद्दा वहां मौजूद देशों की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कंपनियों और सामान पहुंचाने की उनकी क्षमता से जुड़ा एक जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री मुद्दा है। कंपनियों ने दशकों से अपनी क्षमताएं साबित की हैं। इस तरह के हादसे जैसे हमारे साथ इस मामले में हुआ और GTL का मामला इससे अलग है। वो जानबूझकर की गई तोड़फोड़ थी, वो अलग बात है। यहाँ तो एक हादसा है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। इन हमलों ने यूएई के आर्थिक अस्तित्व पर चोट की है। यूएई का लगभग 50 से 60% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान के मुहाने पर मौजूद इस संकरे समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखना और अपने एनर्जी एक्सपोर्ट को बचाना यूएई की संप्रभुता का सवाल बन चुका है। अब तक यूएई अपने 42% हथियार अमेरिका से, 18% फ्रांस से और 10% दक्षिण कोरिया से खरीदता आया है। इसी साल उसने साउथ कोरिया के साथ $35 अरब का डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन किया। लेकिन पारंपरिक पश्चिमी मिसाइलें अब नए दौर के खतरों के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। यही वजह है कि यूएई को अब भारत के फायर एंड फॉरगेट आर्किटेक्चर की जरूरत है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मामले में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कल हमने अब तक का सबसे ज्यादा तेल वहां से गुजारा है। आपने शायद देखा होगा कि हमारे पास तेल का जबरदस्त भंडार है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला है, ये आप जानते ही हैं, और हम बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास एक खुला स्ट्रेट है और हमारे पास एक ऐसा देश है जिसके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। कभी नहीं, उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मोस ही यूएई की पहली पसंद क्यों बनी? इसका जवाब हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में छिपा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों ने भारतीय हवाई सीमा के भीतर सुरक्षित रहते हुए 2 ब्रह्मोस A मिसाइलें दागी। निशाना था रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के नीचे मौजूद पाकिस्तान का नॉर्दर्न एयर कमांड और उसका अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल नोड। नतीजा ये हुआ तो कचहरी में अब हम जिस फाइल के पन्ने को पलटने जा रहे हैं उसमें दर्ज एक एक चीज आपको चौंकाएगी। सोचिए, दुनिया में ऐसे चुनिंदा ही लोग होंगे जो कि सबसे बड़ा दौलतमंद बनने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, और उसी दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो उतनी ही दौलत को सिर्फ 24 घंटे में लुटा देता है। बात हो रही है एलोन मस्क की, जिनकी कंपनी स्पेसएक्स के शेयर्स में सोमवार को ऐसी गिरावट आई कि एलोन मस्क की दौलत का साम्राज्य हिल गया। लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हुआ ये कि एलोन मस्क ने एक झटके में $152 अरब यानी 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गवा दिया, और इतनी बड़ी रकम एलोन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में गवा दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एलोन मस्क ने वॉरेन बफेट की जीवन भर की कमाई यानी $146 अरब से ज्यादा को सिर्फ 24 आवर्स 24 घंटे में गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोमवार को मस्क की कंपनी के स्पेसएक्स के शेयर्स में 16% की गिरावट दर्ज की गई। एलोन मस्क के पास स्पेसएक्स के लगभग 4 अरब शेयर्स हैं। इसकी वजह से उनकी दौलत 14 लाख करोड़ रुपए की गिरावट उसमें देखने को मिली। दौलत में इतनी गिरावट होने के बावजूद एलोन मस्क का नेट वर्थ $1.08 ट्रिलियन है। दुनिया में सिर्फ
लगभग 20 से 25 देशों की जीडीपी ही सिर्फ $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति अब भी दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की सालाना जीडीपी से बड़ी है। आपको पता है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था $400 अरब के आसपास मानी जाती है। यानी $1.08 ट्रिलियन की संपत्ति वाले मस्क पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था को 2 बार खरीदने के बाद भी सैकड़ों अरब डॉलर बचा सकते हैं। तो ये है उनकी खोई हुई संपत्ति की तस्वीर भी, जो आज हमने कचहरी में जिसकी फाइल आपके लिए खोली। तो इसी के साथ कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।